तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिटमैन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है और 1 घंटा 55 मिनट इसकी टोटल लेंथ है। तो इसी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके बारे में आपको बताना चालू करते हैं जानकारी। एक अमेरिकी रोमांटिक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन रिचर्ड लिंकलेटर ने किया है, जिन्होंने ग्लेन पॉवेल के साथ मिलकर पटकथा लिखी है, जो स्किप हॉलैंडवर्थ द्वारा 2001 के टेक्सास मंथली मैगजीन के इसी नाम के लेख पर आधारित है। फिल्म में पॉवेल, एड्रिया अर्जियोना, ऑस्टिन एमिलियो और रेट्टा हैं, और यह एक अंडरकवर न्यू ऑरलियंस पुलिस ठेकेदार का अनुसरण करती है, जो एक विश्वसनीय हिटमैन के रूप में प्रस्तुत होता है क्योंकि वह एक जरूरतमंद महिला को बचाने की कोशिश करता है। हिटमैन का प्रीमियर 5 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा और 7 जून को नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले इसे 24 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली। कथानक: न्यू ऑरलियंस पुलिस विभाग का एक अंशकालिक कर्मचारी एक विश्वसनीय हिटमैन के रूप में अंडरकवर की भूमिका में आ जाता है, जिसका लक्ष्य उसे काम पर रखने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करना है। उसे पता चलता है कि उसके पास अक्सर हास्यप्रद वेशभूषा, लहजे और तौर-तरीकों के साथ अपने संदिग्धों की अपेक्षाओं को नाटकीय ढंग से पूरा करने का हुनर है, जो उसे अपने काम में विशेष रूप से कुशल बनाता है। वह एक पीड़ित महिला से मिलता है जो अपने पति को मारने के लिए उसे काम पर रखना चाहती है, लेकिन वह उसे मदद पाने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाने की सलाह देता है। वे रोमांटिक रूप से उलझ जाते हैं। कास्ट: ग्लेन पॉवेल, गैरी जॉनसन, कॉलेज प्रोफेसर और तकनीकी व्यक्ति जो बाद में अंडरकवर जासूस बन गया। एड्रिया अर्जियोना, मैडी मास्टर्स, गैरी की प्रेमिका। ऑस्टिन अमेलियो, जैस्पर, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी। रेट्टा क्लॉडेट के रूप में एक पुलिस अधिकारी जिसके लिए गैरी काम करता है। संजय राव, फिल, एक पुलिस अधिकारी जिसके लिए गैरी काम करता है। इवान होल्चमैन, रे मास्टर्स, मैडी के पूर्व पति। मॉली बर्नार्ड, अलीशा के रूप में गैरी की पूर्व पत्नी। उत्पादन: 2022 के कान फिल्म बाजार से पहले हिटमैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए एक नई फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। पटकथा हिटमैन पर आधारित थी, जो स्किप हॉलैंडवर्थ द्वारा टेक्सास मासिक लेख था, और रिचर्ड लिंकलेटर और ग्लेन पॉवेल द्वारा लिखा गया था, जो क्रमशः निर्देशन और अभिनय भी करेंगे। एड्रिया अर्जियोना भी अभिनय करेंगी। 4. एजीसी स्टूडियोज ने 2022 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए मजबूत बिक्री की सूचना दी। 5. अक्टूबर 2022 में पॉवेल के साथ ऑस्टिन एमिलियो, रेट्टा और मॉली बर्नार्ड शामिल हुए। 6. 7. अक्टूबर 2022 में न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन शुरू हुआ। 7, 8 और नवंबर में उत्पादन पूरा हो गया। 9. रिलीज: हिटमैन का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर 5 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 10. इसके बाद 11 सितंबर को 2023 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF में इसका उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर हुआ। 11. नेटफ्लिक्स ने TIFF में $20 मिलियन में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए, जिससे यह फेस्टिवल और 2023 का सबसे बड़ा फिल्म सौदा बन गया। साथ ही इसे थिएटर में रिलीज करने की भी योजना है। 12. इसे 24 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 13. इससे पहले कि यह 7 जून 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो। 14. स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 141 आलोचकों की 97% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 8.2/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, एक भ्रामक रूप से डार्क थ्रिलर जो हंसी से भी भरी हुई है। हिटमैन प्रमुख व्यक्ति ग्लेन पॉवेल के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है और रिचर्ड लिंकलेटर के करियर की सबसे विशुद्ध रूप से मनोरंजक फिल्मों में से एक है। 15. मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 44 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 83 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 16. द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए टाय बूर ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए, इसे शुद्ध आनंद का विस्फोट और साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक कहा। 17. एक अन्य सकारात्मक समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एलिसा विल्किंसन ने हिटमैन को रोमांटिक, सेक्सी, प्रफुल्लित करने वाला,
संतोषजनक और ग्लेन पोवेल के लिए एक वास्तविक स्टार क्लिंचिंग टर्न के रूप में वर्णित किया। 18 विल्किंसन ने कई अन्य समीक्षकों के साथ मिलकर फिल्म द्वारा प्रस्तुत दार्शनिक प्रश्नों पर टिप्पणी की। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा कि गैरी द्वारा ग्रहण की गई कई पहचाने चरित्र और दर्शक दोनों को इस सवाल पर विचार करने की अनुमति देती हैं कि क्या वास्तव में कोई सच्चा सो है, प्रामाणिक पहचान का एक अपरिवर्तनीय मूल जो सभी नकल या प्रभावों को हटा दिए जाने के बाद भी पीछे रह जाता है। 19 रोजरिबर्ट.com के ब्रायन टेलेरिको ने भी फिल्म को परिवर्तन की मानवीय क्षमता का दार्शनिक अध्ययन बताया। 20 हालांकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जैचरी बार्न्स ने सूक्ष्मता की कमी को नोट किया, गैरी के दर्शनशास्त्र वर्ग में व्याख्यान को फिल्म के विषयों की अभिव्यक्ति के रूप में अत्यधिक स्पष्ट कहा। 21 फिल्म के क्रिस इवेंजेलिस्टा ने एक मिश्रित समीक्षा लिखी जिसमें उन्होंने फिल्म को भूलने योग्य और अक्सर प्रेरणाहीन बताया, हालांकि उन्होंने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की। रिचर्ड स्टुअर्ट लिंकलेटर बटा LKLETR बटा जन्म 30 जुलाई 1960 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। वह ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जो विषयगत रूप से उपनगरीय संस्कृति और समय बीतने के प्रभावों से निपटती हैं। उनकी फिल्मों में कॉमेडी स्लैकर 1990 और डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड 1993 शामिल हैं। रोमांस फिल्मों की बिफोर ट्रायोलॉजी, बिफोर सनराइज 1995, बिफोर सनसेट 2004 और बिफोर मिडनाइट 2013, संगीत थीम वाली कॉमेडी स्कूल ऑफ रॉक 2003, वयस्क एनिमेटेड फिल्में वेकिंग लाइफ 2001, ए स्कैनर डार्कली 2006 और अपोलो 1012 ए स्पेस एज चाइल्डहुड 2022। लिंकलेटर की कई फिल्में अपनी ढीली ढाली कहानियों के लिए जानी जाती हैं। बिफोर ट्रिलॉजी और बॉयहुड दोनों में एक ही अभिनेता हैं जिन्हें कई सालों तक फिल्माया गया है। उन्हें कई अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं और बिफोर सनराइज में उनके काम के लिए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर जीता है। उन्होंने बॉयहुड के निर्देशन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता, जो मेटाक्रिटिक पर एक पूर्ण स्कोर प्राप्त करने वाली केवल 9 फिल्मों में से एक है। 2015 में लिंकलेटर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 3 प्रारंभिक जीवन। लिंकलेटर का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। वे डायने मार्गरेट नी क्राइगर के बेटे थे, जो एक कैरियर शिक्षिका थीं जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर हाई स्कूल और कॉलेज दोनों कक्षाओं को पढ़ाया था, और चार्ल्स डब्ल्यू लिंकलेटर 3 एक गृह बीमा अंडरराइटर थे। 4-5 उन्होंने 9 से 11 ग्रेड के दौरान हंट्सविले, टेक्सास में हंट्सविले हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने राज्य में एक रैंक वाली टीम के लिए बैकअप क्वार्टरबैक के रूप में जो क्लेमेंट्स के लिए फुटबॉल खेला। अपने वरिष्ठ वर्ष के लिए वह बेलेयर, टेक्सास में बेलेयर हाई स्कूल चले गए क्योंकि वह फुटबॉल की तुलना में बेसबॉल में बेहतर थे और बेलेयर के पास बेहतर बेसबॉल कोच था। उन्हें हमेशा पढ़ने और लिखने में रुचि थी और एक किशोर के रूप में उन्होंने एक स्कोलास्टिक कला और लेखन पुरस्कार जीता। 6-7 लिंकलेटर ने मूल रूप से सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी में भाग लिया, जहां उनकी मां एक प्रोफेसर थीं, एक पूर्ण यात्रा बेसबॉल छात्रवृत्ति पर। 8 हालांकि उन्होंने सैम ह्यूस्टन स्टेट का आनंद लिया, लिंकलेटर ने जीवन में उस समय दिशाहीन महसूस करने की बात स्वीकार की और एक द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में करियर समाप्त करने वाली हृदय की स्थिति का निदान होने के बाद उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी में एक अपतटीय तेल रिग पर काम करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। 9 रिचर्ड ने एक सहकर्मी से दोस्ती की जो रात में प्रोजेक्टर पर पुरानी फिल्में दिखाता था, जिससे उनमें सिनेमा के लिए जुनून पैदा हुआ। जमीन पर लौटने पर लिंकलेटर पुरानी फिल्में देखना जारी रखना चाहते थे और ह्यूस्टन के एक रिपर्टरी सिनेमा में बार बार जाने के बाद, जहां वे दिन में 12 घंटे तक बिताते थे। कैरियर। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें। रिचर्ड लिंकलेटर, समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान ज्येष्ठ। अप्रैल 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 1985 से 2000 प्रारंभिक निर्देशन। लिंकलेटर ने 1985 में अपने कॉलेज के प्रोफेसर चाले नफुस,
टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स रामिरेजबर्ग, एसएक्सएसडब्ल्यू के संस्थापक लुइस ब्लैक और उनके लगातार सहयोगी ली डैनियल के साथ ऑस्टिन फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। फिल्म सोसाइटी के सलाहकारों में से एक सोहो वीकली न्यूज के पूर्व न्यूयॉर्क शहर के आलोचक जॉर्ज मॉरिस थे, जो ऑस्टिन चले गए थे और वहां फिल्म पढ़ाते थे। कई सालों तक लिंकलेटर ने कई लघु फिल्में बनाईं जो फिल्म तकनीकों में अभ्यास और प्रयोग थीं। उन्होंने आखिरकार अपनी पहली फीचर फिल्म इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न टू प्लो बाय रीडिंग बुक्स, जो उनकी दूसरी फीचर फिल्म स्लैकर के क्राइटेरियन कलेक्शन संस्करण में उपलब्ध है, पूरी की। एक सुपर 8 फीचर जिसे शूट करने में 1 साल और एडिट करने में 1 और साल लगा। लिंकलेटर ने डेटोर फिल्म प्रोडक्शन एडगर जी. उल्मर द्वारा 1945 की कम बजट वाली फिल्म नोयर के लिए एक श्रद्धांजलि बनाया और बाद में केवल $23,000 में स्लैकर बनाया। इसने $1.25 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह फिल्म ऑस्टिन, टेक्सास शहर के जीवन में एक लक्ष्यहीन दिन को दिखाती है, जिसमें इसके अधिक विलक्षण चरित्रों को दिखाया गया है। स्वतंत्र फिल्म जगत में एक पंथ का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड बनाई, जो हंट्सविले हाई स्कूल में बिताए गए उनके वर्षों और वहां मिले लोगों पर आधारित थी। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में $8 मिलियन की कमाई की, जबकि VHS पर यह हिट रही। यह फिल्म टेक्सास के मूल निवासी मैथ्यू मैककोनागी के ब्रेकआउट के लिए भी जिम्मेदार थी। 1995 में लिंकलेटर ने 45वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बिफोर सनराइज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर बियर जीता। 11 उनकी अगली फीचर फिल्म सबर्बिया को समीक्षकों ने मिश्रित समीक्षा दी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब प्रदर्शन किया। 1998 में उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड फीचर फिल्म द न्यूटन बॉयज को लिया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर टैंकिंग करते हुए मिश्रित समीक्षा मिली। 2001 से 2013 व्यापक मान्यता। रोटोस्कोप फिल्मों वेकिंग लाइफ और ए स्कैनर डार्कली तथा उनकी मुख्यधारा की कॉमेडीज स्कूल ऑफ रॉक और बैड न्यूज बियर्स के रीमेक के साथ उन्हें व्यापक मान्यता मिली। 2003 में उन्होंने रॉडनी रोथमैन के साथ HBO के लिए 5.15 HR नामक एक पायलट लिखा और निर्देशित किया, जो कई न्यूनतम वेतन वाले रेस्तरां कर्मचारियों के बारे में था। पायलट उन विषयों से संबंधित है जिन्हें बाद में फास्ट फूड नेशन में जांचा गया। ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 ने लिंकलेटर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्मों के पीछे के व्यक्तिगत और दार्शनिक विचारों पर चर्चा की। सेंट रिचर्ड ऑफ ऑस्टिन को बेन लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया और इरशाद अशरफ द्वारा निर्देशित किया गया और दिसंबर 2004 में चैनल 4 पर UK में प्रसारित किया गया। लिंकलेटर को उनकी फिल्म बिफोर सनसेट के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा हेतु अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वेकिंग लाइफ और ए स्कैनर डार्कली दोनों ने रोटोस्कोपिंग एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रभाव को बनाने के लिए बॉब सबिस्टन और सबिस्टन के प्रोग्राम रोटोशॉप के साथ काम करते हुए लिंकलेटर ने दोनों फिल्मों को पूरी तरह से लाइव एक्शन फीचर के रूप में शूट और एडिट किया, फिर कलाकारों की एक टीम को अलग-अलग फ्रेमों को ट्रेस ओवर करने के लिए नियुक्त किया। इसका परिणाम एक विशिष्ट, अर्धवास्तविक गुणवत्ता है, जिसकी प्रशंसा रोजर एबर्ट, वेकिंग लाइफ के मामले में जैसे आलोचकों ने की है, जो इसे मूल और फिल्म के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त मानते हैं। फास्ट फूड नेशन 2006 सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का रूपांतरण है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फास्ट फूड उद्योग के स्थानीय और वैश्विक प्रभाव की जांच करती है। 17 नवंबर 2006 को उत्तरी अमेरिका में और 23 मार्च 2007 को यूरोप में रिलीज होने से पहले इस फिल्म को 2006 के कान फिल्म समारोह 12 में शामिल किया गया था। फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। लिंकलेटर ने ए स्कैनर डार्कली उसी वर्ष रिलीज, मी एंड ऑर्सन वेल्स 2009 और बर्नी 2011 के साथ आलोचकों के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। 13 उन्हें बिफोर मिडनाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो बिफोर त्रयी की तीसरी फिल्म थी। ग्लेन थॉमस पोवेल जूनियर, जन्म 21 अक्टूबर 1988, एक अमेरिकी अभिनेता है। शुरुआत में कॉमेडी हॉरर सीरीज स्क्रीम क्वींस 2015 से 2016 में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए जाने जाने वाले पोवेल को एक्शन फिल्म टॉप गन मैवरिक 2022 में उनकी सहायक भूमिका और रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू 2023 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली। 3 पोवेल ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन पर अतिथि भूमिकाओं और स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर 2003 और फास्ट फूड नेशन
2006 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से की। उन्होंने टीन कॉमेडी एवरीबडी वांट्स सम 2016 और रोमांटिक कॉमेडी सेट इट अप 2018 में अभिनय किया और हिडन फिगर्स 2016 में अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन और डेवोशन 2022 में कोरिया युद्ध के नौसैनिक एविएटर और कांग्रेसन मेडल ऑफ ऑनर विजेता थॉमस हुडन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्लेन थॉमस पॉवेल जूनियर का पालनपोषण ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था। 4 वह ग्लेन पॉवेल सीनियर, एक कार्यकारी कोच और सिंडी, एक गृहिणी के बेटे हैं। उनके पास एक परदादा मुस्तफा उर्फ स्टीफन चुत्स्की से पैतृक लिप्का तातार वंश है। 5 पॉवेल ने 2007 में उत्तर पश्चिमी ऑस्टिन के वेस्टवुड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने हाई स्कूल फुटबॉल और लैक्रोस खेला। 6-7 उन्होंने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में मूडी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में भाग लिया, लेकिन अपनी डिग्री पूरी करने से पहले छोड़ दिया। उन्होंने शुरू में वसंत 2024 में आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की थी, लेकिन उनके करियर ने उनकी समय प्रतिबद्धताओं को सीमित कर दिया। उन्होंने अपना लक्ष्य 2025 तक बढ़ा दिया। 8-9 कैरियर। प्रारंभिक कार्य 2007 से 2013। पॉवेल का अभिनय करियर 13 साल की उम्र में शुरू हुआ जब उन्होंने एंटोनियो बैंडेरस और सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ स्पाई किड्स 3D गेम ओवर में काम किया। 10 2007 में कॉलेज के अपने पहले वर्ष से पहले पॉवेल ने द ग्रेट डिबेटर्स में एक भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन डेनजल वाशिंगटन ने किया था। 11 12 13 वाशिंगटन ने उन्हें एजेंट एड लिमाटो से मिलवाया, जिन्होंने पॉवेल को लॉस एंजल्स जाने के लिए प्रोत्साहित किया। शहर में जाने के बाद पॉवेल परिवार के एक दोस्त के साथ रहे और बाद में उन्होंने इस अवधि के दौरान भूमिकाएं पाने के लिए संघर्ष करने का वर्णन किया, जिसमें फ्राइडे नाइट लाइट्स, काउबॉय एंड एलियंस और द लॉन्गेस्ट राइड के लिए असफल ऑडिशन शामिल थे। 9-14 हालांकि उन्होंने टेलीविजन सीरीज में छोटे क्रेडिट के साथ कुछ सफलता देखी, उन्होंने द डार्क नाइट राइज और स्टक इन लव में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। 15 अधिक व्यावसायिक सफलता 2014 से 2017। 2016 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिडन फिगर्स के प्रीमियर पर पॉवेल को 2014 के आसपास फीचर फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं मिलनी शुरू हुईं। उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स 3 में एक हैकर की भूमिका निभाई, जो एक एक्शन फिल्म थी जिसमें कई जानेमाने सितारों ने अभिनय किया और जिसमें पॉवेल को सिल्वेस्टर स्टेलोन और एंटोनियो बैंडेरस के साथ फिर से जोड़ा गया। बाद में पॉवेल ने हॉलीवुड में सफल होने के तरीके पर फिल्मांकन के दौरान स्टेलोन से सलाह मांगी। 16 पॉवेल ने अगली बार कॉमेडी सेक्स एड और राइड अलोंग 2 में छोटी भूमिकाएं की। इस अवधि के दौरान उन्होंने टेलीविजन शो स्क्रीम क्वींस के पहले सीजन में मुख्य भूमिका और दूसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। 17 मार्च 2016 में उन्होंने एवरीबडी वांट्स सम में फिनेगन के रूप में सह अभिनय किया। 19 2017 में नेटफ्लिक्स फिल्म सेंट कैसल में सार्जेंट डायलन चुत्स्की के रूप में उनकी एक छोटी भूमिका थी। 20 टॉप गन मेवरिक और विश्वव्यापी मान्यता 2018 वर्तमान। 2018 में पॉवेल को रोमांटिक कॉमेडी सेट इट अप में जोई डेच के साथ अभिनय करने के लिए व्यापक मान्यता मिली। 21 फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह नेटफ्लिक्स के लिए हिट बन गई। पॉवेल ने द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में प्रतिबिंबित किया कि उन्हें फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म उद्योग में संपर्कों से अधिक कॉल आने लगे। 22 और द गार्जियन के जेक ग्रीनबर्ग ने टिप्पणी की कि यह पहली फिल्म थी जो पॉवेल को वास्तविक स्थान लेने देती थी। 23 उस वर्ष के अंत में पॉवेल टॉप गन मेवरिक के कलाकारों में शामिल हो गए। 24 उन्होंने शुरुआत में ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन यह हिस्सा माइल्स टेलर को मिल गया। हालांकि ऑडिशन के दौरान पॉवेल के प्रदर्शन ने निर्माताओं को प्रभावित किया। 14-25 महामारी के कारण फिल्म में कई बार देरी हुई, लेकिन मई 2022 में रिलीज होने पर यह पॉवेल के लिए ब्रेकआउट भूमिका में बदल गई। 22 पॉवेल ने अगली बार एक अन्य विमानन संबंधी फिल्म डेवोशन में नौसेना अधिकारी टॉम हुडन की भूमिका निभाई। पॉवेल के कार्यकारी निर्माता इस फिल्म को नवंबर 2022 में रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। 26 इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू में सिडनी स्वीनी के साथ सहअभिनय किया, जो स्लीपर हिट के रूप में उभरी। 27 दिसंबर 2023 में अपनी रिलीज के आसपास
फिल्म ने पॉवेल और स्वीनी के बीच संभावित ऑफ स्क्रीन रोमांस के बारे में अटकलों के कारण चर्चा पैदा की, हालांकि बाद में दोनों सितारों ने स्वीकार किया कि वास्तविक जीवन के रिश्ते की उपस्थिति एक विपणन रणनीति का हिस्सा थी। 28 पॉवेल ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से टिप्पणी की। मई 2024 में पॉवेल की फिल्म हिटमैन को सिनेमाघरों में सीमित रिलीज मिली। 30 उन्होंने निर्देशक और अक्सर सहयोगी रिचर्ड लिंकलेटर के साथ रोमांटिक एक्शन कॉमेडी की पटकथा लिखी। 31 कई आलोचकों ने पॉवेल के प्रदर्शन की प्रशंसा की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एलिसा विल्किंसन ने इसे पॉवेल के लिए वास्तविक स्टार क्लिंचिंग टर्न कहा। 32 जबकि एम्पायर की सोफी बुचर ने लिखा कि उन्होंने खुद को एक फिल्म स्टार और एक फिल्म निर्माण शक्ति के रूप में घोषित किया है। 33 हिटमैन को नेटफ्लिक्स पर 7 जून 2024 को रिलीज के लिए स्लेट किया गया है। 34 पॉवेल का अगला प्रोजेक्ट फिल्म ट्विस्टर्स है, जो 19 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में प्रवेश करेगी। 35 व्यक्तिगत जीवन पॉवेल ने 2019 में मॉडल गिगी पेरिस को डेट करना शुरू किया। उनका ब्रेकअप अप्रैल 2023 में सार्वजनिक हुआ। 37 पॉवेल एक लाइसेंस प्राप्त पायलट हैं। टॉप गन मेवरिक में उनके सहकलाकार टॉम क्रूज ने उन्हें फ्लाइट स्कूल में भाग लेने के लिए भुगतान किया। 38 पॉवेल ने खुद को टेक्सास लॉन्गहॉर्न्स का एक कट्टर सुपरफैन घोषित किया है। 39 फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2003 स्पाई किड्स 3D गेम ओवर लंबी उंगलियों वाला लड़का। वाल्टर नेड स्किप हॉलैंड्सवर्थ एक अमेरिकी लेखक, पत्रकार, पटकथा लेखक और टेक्सास मंथली पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। 2010 में उन्होंने जॉन मैक्लेमरॉक की कहानी स्टिल लाइफ के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैगजीन एडिटर्स से फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार जीता। उनका सच्चा अपराध इतिहास द मिडनाइट असैसिन 1885 में ऑस्टिन, टेक्सास में हुई सर्वेंट गर्ल एनिहिलेटर को जिम्मेदार ठहराए जाने वाली हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में है, जिसे अप्रैल 2016 में हेनरी होल्ट एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1 हॉलैंड्सवर्थ ने रिचर्ड लिंकलेटर की फिल्म बर्नी 2011 का सहलेखन किया, जो एक कम बजट वाली ब्लैक कॉमेडी फिल्म थी जो टेक्सास मंथली में उनके 1998 के लेख पर आधारित थी, जिसका शीर्षक था मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ ईस्ट टेक्सास। जैक ब्लैक, मैथ्यू मैककोनाघे और शर्ली मैकलेन अभिनीत फिल्म में 1996 में टेक्सास के कार्थेज में 82 वर्षीय महिला मार्जोरी नुगेंट की उसके 39 वर्षीय साथी 2 बर्नहार्ट बर्नी टाइडे द्वारा की गई हत्या को दर्शाया गया है। प्रारंभिक जीवन हॉलैंड्सवर्थ का जन्म उत्तरी कैरोलिना के कन्नापोलिस में हुआ था। 3 अविश्वसनीय स्रोत वह दिवंगत 4 रेवरेंड वाल्टर नेड हॉलैंड्सवर्थ 5 एक प्रेस्बिटेरियन मंत्री 6 और पैगी हॉलैंड्सवर्थ के बेटे हैं। 4 उनके भाई बहन बड़ी बहन कैथी, एक डॉक्टर और छोटी बहन लॉरा, एक मंत्री हैं। 6 हॉलैंडवर्थ लेक्सिंगटन केंटकी में बड़े हुए, जहां उनके पिता दिसंबर 1961 से दिसंबर 1968 तक मीडोथोर्प प्रेस्बिटेरियन चर्च में पादरी थे। जब वह 11 साल का था तो हॉलैंडवर्थ अपने परिवार के साथ टेक्सास चले गए। दिसंबर 1968 में विचिटा फॉल्स में बस गए। 7 जहां उनके पिता ने फेन मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी के रूप में सेवा की। 6 हॉलैंड्सवर्थ के पिता, चाचा और दादा ने रिचमंड, वर्जीनिया में यूनियन प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 उनके परिवार ने मान लिया था कि वह भी प्रेस्बिटेरियन पादरी बनेंगे, लेकिन हॉलैंड्सवर्थ, जो खुद को बदमाश कहते थे, ने 1985 में टेक्सास मंथली में लिखा था कि पादरी के बच्चों के रूप में हम चर्च के तरीकों से मोहित होने के साथ साथ उनसे विमुख भी हो जाते थे। 6 छोटी उम्र से ही हॉलैंड्सवर्थ को नॉर्थ टेक्सास स्टेट हॉस्पिटल से भी उतना ही लगाव था, जो टेक्सास राज्य के स्वामित्व वाली एक इनपेशेंट मानसिक स्वास्थ्य सुविधा है जो विचिटा फॉल्स में स्थित है, जिसे उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों का एक छोटा, बिल्कुल सामान्य शहर बताया। टेक्सास मंथली के जून 2010 के अंक में हॉलैंड्सवर्थ ने शुक्रवार की रात को अपने दोस्तों के साथ पिकअप ट्रक के पीछे स्टेट हॉस्पिटल के पास से मरीजों की तलाश में निकलने के बारे में लिखा था। हमारे लिए स्टेट हॉस्पिटल, जिसे लगभग सभी लोग एलएसयू या लेकसाइड यूनिवर्सिटी कहते थे क्योंकि यह लेक विचिटा के पार स्थित था, हमारे लिए वास्तविक जीवन का भूतिया घर था। यह तथ्य कि 2000 वयस्कों का पागलपन के लिए उन इमारतों में इलाज किया जा रहा था, शहर की सीमा के संकेत के ठीक पीछे,
बस हमारी कल्पनाओं को पीड़ा देता था। 9. किशोरावस्था में वे अस्पताल आते रहे, विभिन्न विभागों में स्वयंसेवा करते रहे, यहाँ तक कि कुछ रोगियों के लिए सेलो भी बजाया, जिन कारणों से मैं तब समझा नहीं सका। वे इस समुदाय की ओर आकर्षित हुए जिसे उन्होंने अजीब आत्माओं का समुदाय बताया, जो कभी बाहर नहीं आ पाए थे। 10. हॉलैंडवर्थ ने टेक्सास मंथली में लिखा कि उन्हें अंततः एहसास हुआ कि यह राज्य अस्पताल की यात्राएं ही थीं जिन्होंने अंततः उन्हें पत्रकारिता में ला खड़ा किया। कई साल बाद जब मैं कॉलेज की कक्षा में भाषण दे रहा था, मुझसे पूछा गया कि मैं पत्रकारिता में क्यों आया। मैंने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह सब तब शुरू हुआ जब मैं राज्य के अस्पताल गया था। हालांकि यह मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन यह तुरंत सही लगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी यात्राओं के बारे में जो सबसे अच्छा लगा वह यह था कि मुझे ऐसे लोगों का अध्ययन करने का मौका मिला जो सामान्य व्यवहार की सीमा तक पहुंच गए थे और फिर बेवजह उससे आगे निकल गए। मैं रोगियों से मोहित हो गया और यह समझने की कोशिश की कि पागलपन में बह जाने पर कैसा महसूस होता है। 11. शिक्षा। हॉलैंड्सवर्थ ने 1979 में टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 12. कैरियर। हॉलैंड्सवर्थ ने अपने करियर की शुरुआत टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी स्कूल न्यूज़पेपर द डेली स्किफ के लिए खेल रिपोर्टर के रूप में की, जहां वे फुटबॉल टीम को कवर करते थे। सितंबर 2011 में एक साक्षात्कार में हॉलैंड्सवर्थ ने टिप्पणी की कि उन्हें चीयरलीडर्स खुद खेलों से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगी। एक खेल के दौरान हॉलैंड्सवर्थ ने कहा, एक चीयरलीडर चीयर करने के लिए टाइम आउट के दौरान मैदान में दौड़ी और मैंने देखा मुश्किल से सांस ले पा रही थी क्योंकि दोपहर के आखिरी सूरज की रोशनी उसके सुनहरे बालों और मुस्कुराते चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे बिल्कुल सही तरीके से रखे गए संग्रहालय की रोशनी की तरह रोशन कर रही थी। 13. टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद हॉलैंडवर्थ ने डलास में समाचार पत्रों के लिए एक रिपोर्टर और स्तंभकार के रूप में काम किया। 14. 1981 में उन्होंने डलास टाइम्स हेराल्ड के लिए एक खेल रिपोर्टर के रूप में काम किया। 15. वह 1989 में टेक्सास मंथली पत्रिका में शामिल हुए। उन्होंने एक टेलीविजन निर्माता और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता के रूप में भी काम किया है। 14. एड्रिया अर्जियोना टोरेस, स्पेनिश AJAXONA, जन्म 25 अप्रैल 1992, एक प्यूर्टो रिकान अभिनेत्री हैं। उन्होंने ओज पुस्तक रूपांतरण एमराल्ड सिटी 2017 में डोरोथी गेल, गुड ओमेंस 2019 के टीवी रूपांतरण में एनाथेमा डिवाइस और एंडोर 2022 में बिग स्कैलेन की भूमिका निभाई। उन्होंने पैसिफिक रिम अपराइजिंग 2018, लाइफ ऑफ द पार्टी 2018, ट्रिपल फ्रंटियर 2019, 6 अंडरग्राउंड 2019 और मॉर्बियस 2022 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन। अर्जियोना का जन्म सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में हुआ था और वह 12 साल की उम्र तक मैक्सिको सिटी में रहीं। उनकी मां, लेस्ली टोरेस, प्यूर्टो रिकान है और उनके पिता, रिकार्डो अर्जियोना, ग्वाटेमाला के गायक गीतकार हैं। 1, 2 जब वह एक बच्ची थी तो उसके पिता उसे अपने साथ अपने दौरे पर ले जाते थे और वह अक्सर यात्रा करती थी। 12 साल की उम्र में वह मियामी चली गई और 18 साल की उम्र तक वहीं रही, फिर वह अपने दम पर न्यूयॉर्क शहर चली गई। 3, वहां उन्होंने ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करते हुए वेट्रेस और होस्टेस के रूप में काम किया। 4, कैरियर। अर्जियोना की शुरुआती टीवी भूमिकाओं में एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज ट्रू डिटेक्टिव 2015 के सीजन 2 में एमिली और टेलीविजन सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट 2014 और 2015 में के 2 एपिसोड में डेनी सिल्वा शामिल है। बाद में उन्होंने एमराल्ड सिटी में डोरोथी गेल के रूप में अभिनय किया और मिनी सीरीज गुड ओमेंस में एनाथेमा डिवाइस की भूमिका निभाई। 5, 6 वह मार्च 2019 में रिलीज हुई फिल्म ट्रिपल फ्रंटियर में एक छोटे किरदार के रूप में दिखाई दीं और बाद में दिसंबर 2019 में रिलीज हुई फिल्म 6 अंडरग्राउंड में एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दी। 2021 में उन्होंने जेसन मोमोआ के साथ नेटफ्लिक्स की स्वीट गर्ल में अभिनय किया। 7 दिसंबर 2018 में उन्होंने सोनी स्पिन-ऑफ मॉर्बियस में फिल्म की महिला प्रधान मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को चित्रित करने के लिए बातचीत शुरू की। जनवरी के अंत में उनकी भागीदारी की पुष्टि की गई। 8 2020 में उन्होंने जियोर्जियो अरमानी की खुशबू माई वे के विज्ञापन अभियान में अभिनय किया। 9, 10 अप्रैल 2021 में
वार्नर ब्रदर्स की फादर ऑफ द ब्राइड की रीमेक में एंडी गार्सिया के साथ अर्जियोना को मुख्य भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। नवीनतम कहानी एक विशाल क्यूबा अमेरिकी परिवार में रिश्तों के माध्यम से बताई गई है। 11 अगस्त 2020 में वैराइटी ने पुष्टि की कि अर्जियोना को डिज्नी प्लस पर स्टार वार्स सीरीज एंडोर में कास्ट किया गया था। वह पहले से घोषित सीरीज लीड डिएगो लूना में शामिल हो गईं, जो 2016 की फिल्म दुष्ट वन ए स्टार वार स्टोरी से अपनी भूमिका को दोहराता है। 12 अक्टूबर 2021 में अर्जियोना को टायलर निल्सन और माइकल श्वार्च द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म लॉस फ्रिकिस में अभिनय और कार्यकारी निर्माता के रूप में चुना गया। 13 वह जो क्राविच के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ब्लिंक ट्वाइस में भी अभिनय करेंगी। 14 व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने 31 अगस्त 2019 को ग्वाटेमाला में अपने लंबे समय के प्रेमी प्यूर्टो रिकान वकील एडगार्डो कैनेल्स से शादी की, लेकिन 2023 में वे अलग हो गए। 21 मई 2024 को इंस्टाग्राम के माध्यम से पुष्टि की गई कि अर्जियोना अभिनेता जेसन मोमोआ के साथ रिश्ते में थीं। 17 फिल्मोग्राफी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। फिल्म वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2012 नुकसान लघु फिल्म 2015 न्यूयॉर्क में शादी पेट्रिसिया ईओएस महिला लघु फिल्म मैरिएटा सरलीफ 1-2 जन्म 12 अप्रैल 1970 जिन्हें पेशेवर रूप से रेट्टा के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेत्री हैं। उन्हें एनबीसी के पार्क्स एंड रिक्रिएशन में डोना मीगल और एनबीसी के गुड गर्ल्स में रूबी हिल की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 3 वह कई फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई दी हैं और कॉमेडी सेंट्रल के प्रीमियम ब्लेंड पर स्टैंड अप प्रदर्शन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेट्टा का जन्म न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ था। 2 वह लाइबेरियाई वंश की है। 4 वह न्यू जर्सी के आसपास, विशेष रूप से एडिसन और क्लिफवुड बीच में पली बढ़ी। 1988 में रेटा ने एबरडीन टाउनशिप, न्यू जर्सी में मटावन क्षेत्रीय हाई स्कूल से स्नातक किया। 5-6 1992 में रेटा ने उत्तरी कैरोलिना के डरहम में ड्यूक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह प्रीमेड थी और समाजशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक हुई। रेट्टा का लालन पालन न्यू अपोस्टोलिक चर्च के सदस्य के रूप में हुआ। अपने चर्च के युवा समूह में दूसरों को हंसाने की उनकी क्षमता एक प्रमुख प्रतिभा थी। जब रेट्टा ने अपनी पहली टीवी कॉमेडी प्रतियोगिता में भाग लिया तो न्यू अपोस्टोलिक चर्च के दुनिया भर के सदस्यों ने उनके लिए वोट किया। इसने उन्हें प्रतियोगिता जीतने में योगदान दिया और उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। उस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी आस्था और आध्यात्मिक परवरिश का उल्लेख किया। 5-7-8 कैरियर। ड्यूक से स्नातक होने के बाद रेट्टा ने एक रसायनज्ञ के रूप में काम किया। अपने खाली समय में वह उत्तरी कैरोलिना के रैले में चार्ली गुडनाइट्स कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप करती थीं। 9 आखिरकार वह कॉमेडी में अपना करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। 10 रेट्टा ने वेट डोंट टेल मी पर कहा कि जब उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम समझाने के बजाय खुद को रेट्टा कहने का फैसला किया। 11 उन्होंने 1996 में स्टैंड अप करना शुरू किया, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने 1998 तक पैसा कमाना शुरू नहीं किया था जब उन्होंने कॉलेज सर्किट पर दौरा करना शुरू किया। रेट्टा ने कहा कि वह एक प्रदर्शन से पहले वास्तव में मतली महसूस करती थीं, लेकिन यह भावना अनुभव के साथ गुजर गई। 12 रेट्टा ने शर्ली हेम्पहिल और बॉबी कॉलिंस जैसे हास्य कलाकारों के लिए ओपनिंग एक्ट के रूप में काम किया है। 12 उन्होंने ब्रावो के वेलकम टू द पार्कर एंटरटेनमेंट टेलीविजन के द सूप, 13 फ्रेडी, मोशा, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, 14 और द जेनी जोन्स शो के कॉमेडी डीवाज शोकेस सेगमेंट में टेलीविजन पर प्रस्तुति दी है। 15 रेट्टा ने प्रीमियम ब्लेंड पर भी प्रदर्शन किया है, जो एक कॉमेडी सेंट्रल शो है जिसमें उभरते हुए हास्य कलाकार शामिल हैं। 12 2009 में रेट्टा ने एनबीसी कॉमेडी सीरीज पार्क्स एंड रिक्रिएशन में डोना मीगल के रूप में नियमित अतिथि भूमिका निभानी शुरू की, जो काल्पनिक शहर पॉवनी, इंडियाना के पार्क विभाग में एक कर्मचारी थी। स्प्रिंगफील्ड में इलिनोइस विश्वविद्यालय में एक स्टैंड अप प्रदर्शन के दौरान रेट्टा ने कहा कि शो में अभिनय का काम तनावपूर्ण था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि पहले सीजन के दौरान प्राप्त खराब समीक्षाओं के कारण शो कितने समय तक ऑन एयर रहेगा।
13 द स्टार लेजर के एक टेलीविजन स्तंभकार एलन सेपिनवाल ने कहा कि पार्क्स एंड रिक्रिएशन के सीजन 2 के एपिसोड ने डोना और अन्य छोटे पात्रों को अधिक व्यक्तित्व और मजेदार चुटकुले दिए। 16 तीसरे सीजन में उन्हें पूर्णकालिक नियमित कलाकार के रूप में अपग्रेड किया गया। 17 रेट्टा ने 2013 में तीसरे क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स की भी मेजबानी की। 18 2014 में वह हॉलीवुड गेम नाइट में अन्य हस्तियों पगेट ब्रूस्टर, माइकल चिकलिस, मारियो लोपेज, थॉमस लेनन और एलिसा मिलानो के साथ एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी। 19 2015 में रेटा वेलकम टू नाइट वेल के लिए ऑडियोबुक नैरेटर में से एक थी, जो इसी नाम की पॉडकास्ट सीरीज से जुड़ा एक उपन्यास है जिसमें वह ओल्ड वुमन जोसी की आवाज है। 17 उसी वर्ष वह ब्रावो की गर्लफ्रेंड्स अ गाइड टू डिवोर्स के सीजन 2 में दिखाई दी। 17 2018 में रेट्टा ने एनबीसी सीरीज गुड गर्ल्स में क्रिस्टीना हेनरिक्स और में हिटमैन के साथ सह-अभिनय किया। 3 2018 में रेट्टा ने सो क्लोज टू बीइंग द शटर ये डोंट इवन नो नामक पुस्तक में निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। 20 जहां वह बेस्ट फ्रेंड के साथ वजन घटाने की अपनी यात्रा और हॉलीवुड सीन में होने की खुशियों और रोमांच के बारे में बात करती है। 2022 में रेट्टा ने एनबीसी यूनिवर्सल के साथ एक टैलेंट होल्डिंग डील पर हस्ताक्षर किए। 21 2022 में रेट्टा ने एचजीटीवी के अमेरिका के सबसे बदसूरत घर के सीजन 1 से 5 की मेजबानी की। व्यक्तिगत जीवन वेट डोंट टेल मी पर उसने कहा कि उसने जॉर्जिया के एक आदमी को डेट किया जिसने उसका उपनाम रेट्टा रखा क्योंकि उसका नाम मेरिएटा उस जगह जैसा लगता था जहां से वह आया था। 11 वह लाइबेरियाई पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ की भतीजी हैं। 4 रेट्टा लॉस एंजल्स किंग्स हॉकी टीम के प्रशंसक हैं और उन्होंने 2014 और 2015 में लास वेगास में एनएचएल पुरस्कार समारोहों में पुरस्कार प्रस्तुत किए। 22, 23, 24, 25, 26 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1998 सर्कस का प्रबंध करने वाला अतिरिक्त आवाजें 2002 आलसियों ब्रुना 2003 डिकी रॉबर्ट्स पूर्व बाल कलाकार उदास आंख सैडी ग्राहम एरिक रेनॉल्ड्स जन्म 5 मार्च 1971 ऑस्टिन टेक्सास में रहने वाले एक अमेरिकी संगीतकार और संगीतकार हैं। 1 वह नृत्य रंगमंच टेलीविजन और फिल्म सहित मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संगीत रचना करते हैं। 2 गोल्डन आर्म ट्रायो रेनॉल्ड्स का नियमित प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग समूह जैजाधारित गोल्डन आर्म ट्रायो है जिसके रेनॉल्ड्स एकमात्र नियमित सदस्य हैं। 3-4 गोल्डन आर्म ट्रायो ने 4 सीडी जारी की हैं जिनमें भाई दसी इज साल्ट 5 और द टिकटॉक क्लब 6-7 शामिल हैं और पूरे अमेरिका में प्रदर्शन किया है। उनका संगीत फिल्म ए स्कैनर डार्कली के साउंड ट्रैक पर भी दिखाया गया था। 8 ऑस्टिन क्रॉनिकल ने समूह की प्रयोगवाद की तुलना जॉन केज या रेमंड स्कॉट के काम से की। 9 गोल्डन हॉर्नेट 1990 के दशक में रेनॉल्ड्स और साथी संगीतकार बैंड लीडर पीटर स्टॉप्सचिंस्की, जो ऑस्टिन रॉक और पंक दृश्य से भी थे, ने गोल्डन हॉर्नेट संगठन की स्थापना की जिसमें रॉक दृश्य के DIY तरीकों को शास्त्रीय संगीत में लागू किया गया। उद्धरण आवश्यक उनका पहला प्रोडक्शन 6 पीस फॉर स्ट्रिंग क्वार्टेट 1999 था जिसे टोस्का स्ट्रिंग क्वार्टेट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संगठन ने बाद में कई अन्य स्थानीय बैंड, ओपेरा समूहों और ऑर्केस्ट्रा के साथ सहयोग किया जिसमें रेनॉल्ड्स और स्टॉप्सचिंस्की द्वारा निर्मित, क्यूरेट और कमीशन किए गए सभी काम शामिल थे, जिसमें मोजार्ट का रेक्विम अनरड 2014 भी शामिल था जिसमें डीजे स्पूकी और कैरोलीन शॉ सहित 150 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया था। उद्धरण आवश्यक 2008 में गोल्डन हॉर्नेट को आधिकारिक 501(c)(3) पदनाम प्राप्त हुआ और तब से इसकी क्षमता में वृद्धि हुई है। रेनॉल्ड्स कलात्मक निदेशक के रूप में कब बने रहे। फिल्म मूक फिल्मों के लिए कई प्रयोगात्मक शॉर्ट्स और लाइव स्कोर के बाद रेनॉल्ड्स का पहला फीचर फिल्म स्कोर एक वेस्टर्न द जर्नीमैन 2001 था। 2003 में उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट लाइव फ्रॉम शिवाज डांस फ्लोर के लिए एक पियानो स्कोर की रचना की और बाद में लिंकलेटर की 2006 की फिल्म ए स्कैनर डार्कली के लिए भी स्कोर बनाया जिसमें कंप्यूटर प्रभावों के माध्यम से संसाधित ध्वनिक वाद्ययंत्र और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे सिनेमा रेट्रो पत्रिका द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक नामित किया गया था। उन्होंने बर्नी
2011, 2 अप टू स्पीड 2012 और बिफोर मिडनाइट 2013 सहित अन्य परियोजनाओं पर लिंकलेटर के साथ सहयोग किया। 10 उन्होंने HBO के द डिप्लोमैट 2015, 11 उन्होंने मूक फिल्मों के लिए कई लाइव स्कोर भी बनाए और प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बैटलशिप पोटेमकिन 1925, नोस्फेरातु 1922, विंग्स 1927, मेट्रोपोलिस 1927 और अल्फ्रेड हिचकॉक की द लॉजर 1927 शामिल है। उद्धरण आवश्यक। थिएटर। रेनॉल्ड्स ने हाई स्कूल में थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। रूड मैकेनिकल्स, रूडमेट्स के साथ उनका पहला सहयोग इन द हाउस ऑफ मोल्स 2000 था और वे 2003 में कंपनी में शामिल हुए और क्रिएटिव कैपिटल पुरस्कार विजेता द मेथड गन 2007, लिंकन सेंटर कमीशन स्टॉप हिटिंग योरसेल्फ 2014 और येल रिपर्टरी कमीशन फील्ड गाइड 2017 सहित 9 अन्य कार्यों के लिए संगीत और ध्वनि की रचना की। 12 उन्होंने एक साथ साल्वेज वैनगार्ड थिएटर के साथ एक रिश्ता विकसित किया, क्राई पिच कैरोल्स 1999 पर रूथ मार्ग्राफ के साथ काम किया, जो सहयोग की श्रृंखला में पहला था, और द इंटरगैलेक्टिक नेमेसिस 2000 जो कंपनी से अलग हो गया और लगभग एक दशक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया। 13 नृत्य। अपने करियर में रेनॉल्ड्स ने एलेन बार्टेल डांस कलेक्टिव के साथ लघु प्रयोगात्मक नृत्य सहयोग पर काम किया, जो एंड्रिया एरियल के साथ कई परियोजनाओं में विकसित हुआ। तब से उन्होंने बैले ऑस्टिन के कोरियोग्राफर स्टीफन मिल्स के साथ 6 बड़े पैमाने के कामों पर काम किया है। 14 दोनों रिकॉर्ड किए गए और लाइव प्रदर्शन स्कोर, जिनमें शामिल हैं कल्ट ऑफ कलर, विजुअल आर्टिस्ट ट्रेंटन डॉयल हैनकॉक के साथ एक सहयोग, 2 बेले रेडक्स और बाउंस, जो चीन भर में 17 दिनों के दौरे पर गया था। 2016 में मिल्स ने बाउंस और रेनॉल्ड्स के अन्य कार्यों को द ग्राहम रेनॉल्ड्स प्रोजेक्ट नामक एक पूर्ण लंबाई उत्पादन में विस्तारित किया। 2 उन्होंने फोर्कलिफ्ट डांसवर्क्स के साइट विशिष्ट कोरियोग्राफर एलिसन और के साथ भी कई बार सहयोग किया है, जिसकी शुरुआत 2009 में ट्रैश डांस से हुई थी, जो एंडी गैरिसन द्वारा एक मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री का विषय भी था। 2 रेनॉल्ड्स ने माई पार्क, माई पूल, माई सिटी सीरीज के साथ साथ सर्वर के लिए लाइव स्कोरिंग भी प्रदान की। अन्य गतिविधियां। रेनॉल्ड्स ऑस्टिन संगीत आयोग के सदस्य हैं। 15 पुरस्कार और मान्यता। रेनॉल्ड्स ने 2016 में $95,000 क्रिएटिव कैपिटल अवार्ड जीता, 2 एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक अवार्ड, 2 फ्रेडरिक आर लोवे म्यूजिक थिएटर अवार्ड, 9 ऑस्टिन क्रिटिक्स टेबल अवार्ड, जॉन बस्टिन अवार्ड, कई ऑस्टिन क्रॉनिकल बेस्ड कंपोजर जीत और एक बी आइडेन पायने अवार्ड। गैरेट जॉन हेडलैंड, जन्म 3 सितंबर 1984, एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार हैं। उनकी फिल्मों में ट्रॉय 2004, फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004, फॉर ब्रदर्स 2005, एरागॉन 2006, डेथ सेंटेंस 2007, ट्रॉन, लिगेसी 2010, कंट्री स्ट्रॉन्ग 2010, ऑन द रोड 2012, इनसाइड लेविन डेविस 2013, अनब्रोकन 2014, पैन 2015, मडबाउंड 2017, ट्रिपल फ्रंटियर 2019 और द मार्श किंग्स डॉटर 2023 शामिल हैं। 2 प्रारंभिक जीवन। गैरेट जॉन हेडलैंड का जन्म 3 सितंबर 1984 को रोजो, मिनेसोटा में क्रिस्टीन एनी, नीयनिश और रॉबर्ट मार्टिन हेडलैंड के घर हुआ था। उनके पिता स्वीडिश वंश के हैं और उनकी मां नॉर्वेजियन और जर्मन वंश की है। 4 वह 3 बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके एक भाई नाथनियल और एक बहन अमांडा है। हेडलैंड का पालनपोषण स्कैंडिनेवियाई डायस्पोरा में मिनेसोटा के छोटे से शहर वानास्का के पास एक दूरदराज के गोमांस मवेशी फार्म में हुआ था। 5, 6, 7 9वीं कक्षा में वह अपनी मां के साथ एरिजोना में रहने चले गए। कम उम्र से ही उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। 9 अपने स्कूल के वर्षों के दौरान उन्होंने आइस हॉकी, ट्रैक एंड फील्ड, कुश्ती और अमेरिकी फुटबॉल में भाग लिया। 10 एरिजोना में उन्होंने अभिनय कोच जीन फाउलर के साथ पाठों का भुगतान करने के लिए वेटर के रूप में काम करने से मिलने वाली टिप्स को बचाया, जिनके साथ उन्होंने भाषणों और स्क्रिप्ट सामग्री पर काम किया। 11, 12 होराइजन हाई स्कूल से स्नातक होने के 6 महीने बाद 13 वह लॉस एंजल्स चले गए। 14 कैरियर 2003 से 2009
प्रारंभिक कार्य और सफलता। 2003 में हेडलैंड अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। 14 किशोरावस्था में हेडलैंड ने एल बीन और टीन मैगजीन के लिए मॉडलिंग की। 19 साल की उम्र में 16 हेडलैंड ने अपनी पहली फीचर फिल्म में पेट्रोक्लस की भूमिका निभाई, जो वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा निर्देशित पौराणिक महाकाव्य साहसिक युद्ध नाटक ट्रॉय। 18 में ब्रैड पिट 17 द्वारा निभाए गए अकिलिस के छोटे चचेरे भाई थे। 19 यह फिल्म 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। 21 उसी वर्ष उन्होंने बिली बॉब थॉर्नटन, एम्बर हर्ड और टिम मैकग्रो के साथ 2004 के स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स में डॉन बिलिंग्सले के रूप में सहअभिनय किया, जहां मैकग्रो ने उनके अपमानजनक पिता की भूमिका निभाई। 2005 में उन्होंने मार्क वाहलबर्ग, टायरिस गिब्सन और आंद्रे बेंजामिन के साथ क्राइम ड्रामा फोर ब्रदर्स में जैक मर्सर के रूप में सहअभिनय किया। 24 उन्होंने एड स्पीलर्स, जेरेमी आयरन्स, जिमोन हॉसो और जॉन माल्कोविच के साथ फंतासी एडवेंचर फिल्म एरागोन में मुर्टाग मोरजानसन के रूप में सहअभिनय किया। 25 यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और हंगरी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण है। अक्टूबर 2006 में यह घोषणा की गई थी कि एरागोन फिल्म के अभिनेता खेल अनुकूलन के लिए अपनी आवाज देंगे। 26 हेडलैंड ने वीडियो गेम एरागोन में अपने चरित्र मुर्टाग को अपनी छवि और आवाज दी है। 27 2007 में उन्होंने गैरी मार्शल द्वारा निर्देशित कॉमेडी जॉर्जिया रूल में लिंडसे लोहान, जेन फोंडा और कैरी एल्वेस के साथ सहअभिनय किया। 28 उसी वर्ष उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर डेथ सेंटेंस 29 में केविन बेकन के साथ सहअभिनय किया। इस फिल्म में हेडलैंड ने मुख्य खलनायक बिली डार्ले की भूमिका निभाई है। 30 2010 से 2012 ट्रॉन, लिगेसी और विश्वव्यापी मान्यता। सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में हेडलैंड। 2010 में हेडलैंड ने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ट्रॉन, लिगेसी में जेफ ब्रिजेस और ओलिविया वाइल्ड के साथ अभिनय करते हुए मुख्य नायक सैम फ्लिन की भूमिका निभाई। 31 हेडलैंड ने एक डार्विनियन कास्टिंग प्रक्रिया जीती, जिसमें सैकड़ों अभिनेताओं का परीक्षण किया गया। उन्हें बुद्धिमत्ता, बुद्धि, हास्य, रूप और शारीरिकता के अनूठे संयोजन के लिए चुना गया, जिसे निर्माता फ्लिन के बेटे में ढूंढ रहे थे। हेडलैंड ने अपने स्टंट खुद करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें कारों के ऊपर से कूदना और तार और हार्नेस का काम शामिल था। 32 यह फिल्म 17 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई और जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित की गई। 33 यह 1982 की फिल्म ट्रॉन का सीक्वल है। 34 हेडलैंड को डिज्नी द्वारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका बटा स्टीव रोजर्स की भूमिका निभाने के लिए भी विचार किया गया था। 36 लेकिन उन्हें इस परियोजना को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका फिल्म शेड्यूल ट्रॉन, लिगेसी के रास्ते में आ गया। 37 हेडलैंड ने ग्वेनेथ पाल्ट्रो, लिटन मेस्टर और उनके फ्राइडे नाइट लाइट्स के सहकलाकार, देश के संगीतकार टिम मैकग्रो के साथ संगीत नाटक कंट्री स्ट्रॉन्ग में सहअभिनय किया, जो 22 दिसंबर 2010 को जारी किया गया था। 38 उन्होंने फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें चांस आर भी शामिल है, जो कंट्री स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक में दिखाई दिया। उनके प्रदर्शन को आलोचकों ने खूब सराहा। हेडलैंड और चार्ली रॉबिसन के बीच आवाज की समानता को देखते हुए रफस्टॉक ने कहा, इस एल्बम का सबसे अच्छा गीत उनका है, और कंट्री वीकली ने लिखा कि इस फिल्म में अभिनेताओं द्वारा गाए गए सभी गीतों में से उनका सबसे अधिक विश्वसनीय था। 39 7 जून 2011 को ग्लैमर अवार्ड्स में हेडलैंड को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 42 उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला द्वारा निर्मित 2012 की एडवेंचर ड्रामा ऑन द रोड में डीन मोरियार्टी के रूप में क्रिस्टन स्टीवर्ट, सैम रिले, कर्स्टन डंस्ट और विगो मोर्टेंसन के साथ सहअभिनय भी किया। 43 फिल्म का निर्देशन वाल्टर सेलेस ने किया था और यह जैक केराउक के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 45 इस फिल्म में हेडलैंड के प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर में अनुभवी समीक्षक टॉड मैकार्थी लिखते हैं, हालांकि कहानी सैल केराउक की है, लेकिन स्टार हिस्सा डीन है और हेडलैंड में इसके लिए आकर्षण है। यहाँ पुरुषों के बीच वह है जिसे आप हमेशा देखते हैं। 46 एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, फिल्म में सबसे अच्छी बात डीन मोरियार्टी के रूप में गैरेट हेडलैंड का प्रदर्शन है, जिसकी जीवन के प्रति भूख, उत्साही, कामुक, अतृप्त, विनाशकारी
एक ऐसी आग जलाती है जो एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। हेडलैंड युवा ब्रैड पिट की तरह ही आकर्षक है और पिट की तरह वह एक चतुर, परिवर्तनशील अभिनेता है। 47 उसी वर्ष वह इतालवी फैशन फर्म प्रादा के लिए एक विज्ञापन और कैटवॉक मॉडल थे। 48 हेडलैंड को अकीरा 49 के लाइव एक्शन संस्करण में कनेडा शौटारो के रूप में लिया गया था, लेकिन फिल्म का निर्माण रद्द कर दिया गया था। 50 हेडलैंड ने कथित तौर पर E.L. जेम्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास 50 शेड्स ऑफ ग्रे 51 के फिल्म रूपांतरण में क्रिश्चियन ग्रे की भूमिका और डायस्टोपियन साइंस फिक्शन बटा एडवेंचर फिल्म द हंगर गेम्स के सीक्वल द हंगर गेम्स कैचिंग फायर में फिनिक ओडायर की भूमिका को ठुकरा दिया। 52 2013 से 2022 स्थापित अभिनेता। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हेडलैंड। 2013 में हेडलैंड ने जोएल और एथन कोएन द्वारा निर्देशित फ्रेंच अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म इनसाइड लेविन डेविस में ऑस्कर इसाक, जस्टिन टिम्बरलेक और एडम ड्राइवर के साथ सहअभिनय किया। 53 हेडलैंड ने अमेरिकी रॉक बैंड किंग्स ऑफ लियोन के गाने ब्यूटीफुल वॉर के म्यूजिक वीडियो में एक गिरे हुए चरवाहे को श्रद्धांजलि दी, जिसका नाम लेन फ्रॉस्ट है। 54 इसके अलावा 2013 में वह यवेस सेंट लॉरेंट ब्यूटी के फ्रांसीसी पुरुषों की खुशबू ला नुइट डे लहोमे की छवि थे। 55 उन्होंने 2014 में एंड्रयू लेविटास द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म लुल्बी में अभिनय किया। 56 इस फिल्म में हेडलैंड मुख्य संगीत विषय गाते हैं। 57 उसी वर्ष उन्होंने एंजेलिना जोली द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक ड्रामा अनब्रोकन में जैक ओकोनेल और डोमनॉल ग्लीसन के साथ सहअभिनय किया। 59 हेडलैंड ने 2015 में जो राइट द्वारा निर्देशित फिल्म पैन में जेम्स हुक, भविष्य के कैप्टन हुक की भूमिका निभाई, जिसमें ह्यूग जैकमैन, रूनी मारा और लेवी मिलर के साथ सहकलाकार थे। 60 उसी वर्ष सितंबर में हेडलैंड ने जो राइट और क्रिस्टोफर ग्रोव के साथ द आर्ट ऑफ पैन नामक पुस्तक लिखी। 61 उन्होंने 2016 की युद्ध ड्रामा फिल्म बिली लिंस लॉन्ग एल टाइम वॉक में जो अल्विन और विन डीजल के साथ सहअभिनय किया, जिसका निर्देशन एंग ली ने किया था। 62 2017 में उन्होंने डी रीज द्वारा निर्देशित फिल्म मडबाउंड में कैरी मुलिगन के साथ सहअभिनय किया। 63 उसी वर्ष उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की HBO मर्डर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज मोजेक में एक महत्वाकांक्षी कलाकार के रूप में शेरोन स्टोन के साथ सहअभिनय किया। 65 इसे 2 रूपों में जारी किया गया था, एक iOS बटा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और एक टेलीविजन नाटक के रूप में। 66 2018 में हेडलैंड ने केमैन द्वीप में फिल्माई गई और फ्रैंकी फ्लावर्स द्वारा निर्देशित लघु फिल्म टोसिन में जूनो टेम्पल के साथ निर्माण और अभिनय किया। 67 उसी वर्ष वह माइक बर्डन की भूमिका निभाते हुए फिल्म बर्डन के नायक थे। उन्होंने 2019 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज और जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित एक्शन एडवेंचर फिल्म में बेन एफ्लेक, ऑस्कर इसाक, चार्ली हन्नम और पेड्रो पास्कल के साथ सहअभिनय किया। ट्रिपल फ्रंटियर सोचा और बोगोटा के बीच रिकॉर्ड किया गया, जहां उन्होंने दक्षिण अमेरिका में एक विशेष भाड़े के ऑपरेशन में एक पूर्व विशेष बल सैनिक की भूमिका निभाई। 69 उसी वर्ष उन्होंने ग्रेगर जॉर्डन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म डर्ट म्यूजिक में केली मैकडोनाल्ड के साथ सहअभिनय किया। 70 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलियाई सहनिर्माण है और टिम विंटन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 71 हेडलैंड ने फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। अगस्त 2020 हेडलैंड ने 2021 में ली डेनियल द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स बनाम बिली हॉलिडे में विवादास्पद अमेरिकी सरकारी अधिकारी हैरी जे. अंसलिंगर का किरदार निभाया था। फिल्म की सेटिंग के दौरान अंसलिंगर वास्तव में 50 से 60 के दशक के मध्य में थे। 75 सितंबर 2021 में वह स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग नामक पहले स्टीफन किंग पॉडकास्ट में अभिनय करते हैं। 76 हेडलैंड का पहला एकल, जो अभिनय की भूमिका से जुड़ा नहीं है, द रोड 21 जनवरी 2022 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 78 उसी वर्ष उन्होंने पैरामाउंट प्लस सीरीज तुलसा किंग में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने बारटेंडर और पूर्व बैल सवार मिच केलर की भूमिका निभाई। थॉमस एलन वेट्स, जन्म 7 दिसंबर 1949, एक अमेरिकी संगीतकार, गीतकार और अभिनेता हैं। उनके गीत अक्सर समाज के अंधेरे पक्ष पर केंद्रित होते हैं और उनकी विशिष्ट गहरी, कर्कश आवाज में दिए जाते हैं। उन्होंने 1970 के दशक में लोक दृश्य से शुरुआत की, लेकिन 1980 के दशक से उनके संगीत में रॉक, डेल्टा ब्लूज
ओपेरा, वाडेविल, कैबरे, फंक, हिप हॉप और औद्योगिक संगीत की ओर बढ़ने वाली प्रयोगात्मक तकनीकों जैसे विविध शैलियों का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार वेट्स ने ऐसे कार्यों की रचना की है जो कम से कम आज के पॉप में किसी भी गीतकार के कार्यों के बराबर है। दुखी और वंचित लोगों के एक उत्सुक, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण इतिहासकार मिस्टर वेट्स 3 आयामी चरित्र बनाते हैं। वेट्स का जन्म और पालन पोषण कैलिफोर्निया के पोमोना में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। बॉब डिलन और बीट जनरेशन के काम से प्रेरित होकर उन्होंने सैन डिएगो लोक सर्किट पर गायन शुरू किया। 1972 में वे लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने एसाइलम रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एक गीतकार के रूप में काम किया। उनके पहले एल्बम जैजी क्लोजिंग टाइम 1973, द हार्ट ऑफ सैटरडे नाइट 1974 और नाइटहॉक्स एट द रायन 1975 थे, जो गरीबी, अपराध और नाइटलाइफ में उनकी गीतात्मक रुचि को दर्शाते थे। उन्होंने बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान का दौरा किया और स्मॉल चेंज 1976, ब्लू वैलेंटाइन 1978 और हार्ट अटैक एंड वाइन 1980 के साथ अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता पाई। 3. उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की वन फ्रॉम द हार्ट 1982 के लिए साउंडट्रैक की रचना की और बाद की कई कोपोला फिल्मों में कैमियो किया। 1980 में वेट्स ने ब्रेनन से शादी कर ली, अपने मैनेजर और रिकॉर्ड लेबल से अलग हो गए और न्यूयॉर्क सिटी चले गए। ब्रेनन के प्रोत्साहन और लगातार सहयोग से उन्होंने हैरी पार्च और कैप्टन बीफहार्ट से प्रभावित एक अधिक उदार और प्रयोगात्मक ध्वनि का पीछा किया, जैसा कि ढीली त्रयी स्वॉर्ड फिश ट्रॉम्बोन्स 1983, रेन डॉग्स 1985 और फ्रैंक्स वाइल्ड ईयर्स 1987 में सुना गया था। वेट्स ने जिम जारमुश की डाउन बाय लॉ 1986 में अभिनय किया, उनकी मिस्ट्री ट्रेन 1989 में अपनी आवाज दी, उनकी नाइट ऑन अर्थ 1991 के लिए साउंडट्रैक की रचना की और उनकी कॉफी एंड सिगरेट्स 2003 में दिखाई दिए। बोन मशीन 1992 और म्यूल वेरिएशन 1999 ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम और सर्वश्रेष्ठ समकालीन लोक एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते। 2002 में एलिस और वोजेक के गीतों को रिकॉर्ड किया गया और एलिस और ब्लड मनी एल्बम में रिलीज किया गया। वेट्स ने रियल गॉन 2004, संकलन ऑर्फन्स, ब्रॉलर्स, बावलर्स एंड बास्टर्स 2006, लाइव एल्बम ग्लिटर एंड डूम लाइव 2009 और बैड एज मी 2011 रिलीज किया। वेट्स ने कई कलाकारों को प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उनके गीतों को ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, टोरी एमोस और रेमोन्स ने कवर किया है और उन्होंने जॉनी कैश और नोरा जोन्स सहित अन्य के लिए गीत लिखे हैं। 2006 में वेट्स और ब्रेनन को पेस्ट की 100 महानतम जीवित गीतकारों की सूची में चौथा स्थान मिला था। 4. 2011 में उन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उनका परिचय देते हुए नील यंग ने कहा, यह अगला आदमी अवर्णनीय है और मैं यहां उनका वर्णन करने आया हूं। वह एक कलाकार, गायक, अभिनेता, जादूगर, आत्मा मार्गदर्शक, चेंजलिंग की तरह हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम ने इस अपार प्रतिभा को पहचाना है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए वेट्स ने कहा, वे कहते हैं कि मेरे पास कोई हिट नहीं है और मेरे साथ काम करना मुश्किल है, और वे ऐसा कहते हैं जैसे कि यह एक बुरी बात है। 5. जीवनी, बचपन और किशोरावस्था 1949 से 1968। वेट्स 1967 में हिलटॉप हाई स्कूल में एक हाई स्कूल सीनियर के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 18 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। 6. थॉमस एलन वेट्स का जन्म 7 दिसंबर 1949 को कैलिफोर्निया के पोमोना में हुआ था। 7. उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन है। 8. उनके पिता जेसी फ्रैंक वेट्स स्कॉट्स आयरिश वंश के टेक्सास के मूल निवासी थे और उनकी मां अल्मा फर्न नी जॉनसन ओरेगन से थीं और उनका नॉर्वेजियन वंश था। 9. 10. अल्मा एक नियमित चर्च जाने वाली घर का प्रबंधन करती थी। जेसी एक स्थानीय स्कूल में स्पेनिश पढ़ाते थे और शराबी थे। बाद में वेट्स ने बताया कि उनके पिता एक सख्त व्यक्ति थे, हमेशा एक बाहरी व्यक्ति। 11. वे कैलिफोर्निया के व्हिटियर में 318 नॉर्थ पिकरिंग एवेन्यू में रहते थे। उन्होंने बहुत ही मध्यम वर्गीय परवरिश और काफी सामान्य बचपन होने को याद किया। उन्होंने जॉर्डन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की।
गर्मियों के दौरान वह ग्रिडली और मैरीसविले में अपने मामा के रिश्तेदारों से मिलने जाता था। बाद में उसे याद आया कि यह उसके चाचा की कर्कश, बजरी जैसी आवाज थी जिसने उसकी अपनी गायन आवाज को प्रेरित किया था। 1959 में उसके माता-पिता अलग हो गए और उसके पिता परिवार के घर से दूर चले गए। 10 साल के वेट्स के लिए यह एक दर्दनाक अनुभव था। 14 अल्मा अपने बच्चों को लेकर सैन डिएगो के एक मध्यवर्गीय उपनगर चूला विस्टा में रहने लगी। 15 जेसी अपने बच्चों को तिजुआना की यात्राओं पर ले जाते हुए वहां परिवार से मिलने गया। 16 पास के दक्षिण पूर्व सैन डिएगो में वेट्स ने ओफेरेल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने एक स्कूल बैंड सिस्टम्स का नेतृत्व किया। 17 वेट्स ने अपने बेडरूम की दीवारों पर डायलन के गीतों की प्रतिलिपियां लगाईं। 19 वेट्स याद करते हैं, मैं 15 साल का था और मैं लाइटनिन हॉपकिंस देखने के लिए चुपके से चला गया। अद्भुत शो। हर बार जब वह अपना मुंह खोलता था तो उसके पास सोने के दांतों का ऑर्केस्ट्रा होता था और मैं तबाह हो जाता था। वह एक दरवाजे से अंदर आया और अपने पीछे दरवाजा पटक दिया और दरवाजे पर लिखा था, मैं भगवान की कसम खाता हूं, बाहर रहो। यह कमरा केवल मनोरंजन करने वालों के लिए है। और मुझे पता था उस पल कि मुझे जितनी जल्दी हो सके शो बिजनेस में उतरना होगा। 5 वह याद करते हैं, मैंने पहली बार 1962 में सैन डिएगो के एक आउटडोर थिएटर में जेम्स ब्राउन को देखा था और यह अवर्णनीय था। यह एक प्रकाश सॉकेट में उंगली डालने जैसा था। यह वास्तव में क्रिसमस पर सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में बड़े पैमाने पर देखने जैसा था। 20 जब वह हिलटॉप हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब उसने बाद में बताया, वह एक तरह का शौकिया किशोर अपराधी था, दुर्भावनापूर्ण शरारत और कानून तोड़ने में रुचि रखता था। 21 बाद में उन्होंने खुद को विद्रोहियों के खिलाफ विद्रोही के रूप में वर्णित किया, हिप्पी उपसंस्कृति से परहेज किया जो 1950 के दशक की बीट पीढ़ी के लिए लोकप्रियता में बढ़ रही थी। 22 विशेष रूप से जैक केराउक, एलन गिन्सबर्ग और विलियम एस बरोज जैसे बीट लेखक। 23 1968 में 18 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया। 6 वह अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स और द ट्वाइलाइट जोन के शौकीन दर्शक थे। 24 एक और प्रभाव कॉमेडियन लेनी ब्रूस का था। 25 वेट्स ने कैलिफोर्निया के नेशनल सिटी में नेपोलियन के पिज्जा रेस्तरां में काम किया और वहां और एक स्थानीय भोजनालय में ग्राहकों के जीवन में रुचि विकसित की, जो संवाद उन्होंने सुने थे, उनके वाक्यांश और अंश लिखे। 26 उन्होंने 3 साल तक वन सेवा में फायरमैन के रूप में काम किया। 27 और तटरक्षक बल के साथ सेवा की। 28 उन्होंने फोटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए चूला विस्टा के साउथ वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में करियर बनाने पर विचार किया। उन्होंने पियानो सबक लेते हुए अपने संगीत के हितों को आगे बढ़ाना जारी रखा। वह सैन डिएगो के आसपास के स्थानों पर अक्सर जाने लगे। शहर के लोक संगीत दृश्य से आकर्षित हुए। 29 प्रारंभिक संगीत कैरियर 1969 से 1976। 1973 में एसाइलम रिकॉर्ड्स के लिए एक प्रारंभिक प्रचार फोटो में वेस्ट हॉलीवुड में द ट्रूबाडोर, जहां वेट्स के प्रदर्शन ने उन्हें हर्ब कोहेन और डेविड गेफेन के ध्यान में लाया। 1969 में उन्हें हेरिटेज कॉफी हाउस में एक सामयिक द्वारपाल के रूप में रोजगार मिला, जिसमें लोक संगीतकारों द्वारा नियमित प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे। 31 उन्होंने हेरिटेज में भी गाना शुरू किया। उनके सेट में शुरू में बड़े पैमाने पर डायलन और रेड सोवाइन के फैंटम 309 इंच के कवर शामिल थे। 32 समय के साथ उन्होंने अपनी खुद की सामग्री भी प्रस्तुत की, अक्सर देशी गीतों की पैरोडी या उनके रिश्तों से प्रभावित कड़वे मीठे गीत। इनमें शुरुआती गाने ओएल 55 इंच और आई होप दैट आई डोंट फॉल इन लव विद यू शामिल थे। 33 जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उन्होंने सैन डिएगो के अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया। टिम बकले, सनी टेरी, ब्राउनी मैग्गी और उनके दोस्त जैक टेम्पचिन जैसे कलाकारों का समर्थन किया। 34 1971 की शरद ऋतु में वेस्ट हॉलीवुड के ट्रोबाडोर में वेट्स हर्ब कोहेन के ध्यान में आए, जिन्होंने उनके साथ एक प्रकाशन अनुबंध और एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 35 उस रिकॉर्डिंग समझौते के तहत जो रिकॉर्डिंग तैयार की गई थीं, उन्हें अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में द अर्ली ईयर्स और द अर्ली ईयर्स वॉल्यूम 2 के रूप में जारी किया गया था। अपने गीत लेखन करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नेपोलियन की नौकरी छोड़कर 1972 की शुरुआत में वेट्स लॉस एंजल्स के सिल्वर लेक में एक अपार्टमेंट में चले गए, जो एक गरीब पड़ोस था जो अपने हिस्पैनिक और बोहेमियन समुदायों के लिए जाना जाता था। 36
उन्होंने ट्रोबाडोर में प्रदर्शन करना जारी रखा और वहां डेविड गेफेन से मुलाकात हुई, जिन्होंने वेट्स को अपने असाइलम रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध दिया। 37-38 परिणामी एल्बम क्लोजिंग टाइम मार्च 1973 में रिलीज किया गया। 39 हालांकि इसने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। 40 और अच्छी तरह से नहीं बिका। 41 जीवनी लेखक बार्नी होस्किंस ने उल्लेख किया कि क्लोजिंग टाइम 1970 के दशक की शुरुआत के गायक गीतकार स्कूल के साथ मोटे तौर पर कदम रखता था। 42 वेट्स एक पियानो प्रधान जैज एल्बम बनाना चाहते थे, हालांकि येस्टर ने इसकी ध्वनि को अधिक लोकोन्मुख दिशा में धकेल दिया था। बकले ने उस वर्ष बाद में अपने एल्बम सिम्फोनिया में मार्था को शामिल किया। 43 एक ईगल्स उनके एल्बम ऑन द बॉर्डर पर ओल 55 इंच की रिकॉर्डिंग ने वेट्स को और अधिक पैसा और मान्यता दिलाई, हालांकि उन्होंने अपने संस्करण को थोड़ा एंटीसेप्टिक माना। 44 अपने डेब्यू को प्रमोट करने के लिए वेट्स और 3 पीस बैंड ने यूएस टूर शुरू किया, जो काफी हद तक ईस्ट कोस्ट पर था, जहां वे अधिक स्थापित कलाकारों के लिए सहायक कलाकार थे। 45 उन्होंने वाशिंगटन डीसी के द सेलर डोर में टॉम रश, मैसाचुसेट्स के क्लब पासिम में डैनी ओकीफ, न्यूयॉर्क सिटी के मैक्स, कैंसस सिटी में चार्ली रिच, ईस्ट लैंसिंग मिशिगन में मार्था रीव्स और वैंडेलस और सैन फ्रांसिस्को में जॉन पी. एमंड का समर्थन किया। अपने करियर को लेकर हतोत्साहित महसूस करते हुए वेट्स जून में लॉस एंजल्स लौट आए। 46 उस महीने वे मुफ्त संगीत पत्रिका म्यूजिक वर्ल्ड के कवर स्टार थे। 47 उन्होंने अपने दूसरे एल्बम के लिए गीतों की रचना शुरू की। वेट्स ओंटारियो में जिप्पा के दौरे में शामिल हुए, लेकिन डाल्टन की तरह उन्हें भी दर्शक शत्रुतापूर्ण लगे। मंच पर उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर फल फेंके गए। 49 हालांकि उन्हें मदर्स ऑफ इन्वेंशन पसंद था, लेकिन वे खुद जिप्पा से भयभीत थे। 50 वेट्स की मुलाकात बेट्टे मिडलर यहां 1981 में चित्रित से हुई और उनके साथ उनका रोमांटिक रिश्ता भी रहा और उन्होंने उनके साथ मिलकर आई नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स गीत पर काम किया। वेट्स सिल्वर लेक से इको पार्क चले गए। उन्होंने अपना अधिकांश समय लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में बिताया। 51 1974 की शुरुआत में उन्होंने वेस्ट कोस्ट के आसपास प्रदर्शन करना जारी रखा और डेनवर तक गए। 52 वेट्स के दूसरे एल्बम के लिए गेफेन एक अधिक जैजुमुख निर्माता चाहते थे और इस काम के लिए बोन्स होवे का चयन किया। 53 होवे युवा कलाकार के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि उनके संगीत और गीतों में केराउक की गुणवत्ता है, और वह यह जानकर दंग रह गए कि मैं जैक केराउक को जानता हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जैज ड्रम भी बजाता हूं और वह पागल हो गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि जब मैं नॉर्मन ग्रांज के लिए काम कर रहा था तो नॉर्मन को केराउक के ये टेप मिले थे। 54 द हार्ट ऑफ सैटरडे नाइट के लिए रिकॉर्डिंग 17 अप्रैल और मई में हॉलीवुड के काहुंगा बुलेवार्ड पर वैली हीडर के स्टूडियो 3 में हुए। 55 जिसमें वेट्स ने एल्बम को अमेरिकी नाइटलाइफ के बारे में गानों के अनुक्रम के रूप में संकल्पित किया। 56 एल्बम को क्लोजिंग टाइम की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से समीक्षा मिली। 57 वेट्स ने खुद बाद में एल्बम को खारिज कर दिया। इसे बहुत खराब रूप से तैयार किया गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था के रूप में वर्णित किया। दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसकी भी 7.1 की धांसू रेटिंग है और रेड टमाटोज पर 96% की धांसू रेटिंग है। साथ ही साथ बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो 5 सितंबर 2022 को वेनियस में, और साथ ही साथ 24 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट में, और साथ ही साथ 7 जून 2024 को ये एक तरह से नेटफ्लिक्स पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी 2023 के अंदर से बना लिया गया था और बाकी नेटफ्लिक्स पर एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर इसे उतारा अब गया है। बाकी इसका टीज़र ट्रेलर प्रमोशन भी अभी किया गया था नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।